नमस्कार दोस्तों, थ्रिल टिल ट्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से दी जा रही हैं। दोस्तों, हम केंद्रीय विद्यालय पर लगातार अपडेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज यानी कि 7 अप्रैल 2025 10 बजे सुबह से केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में क्लास 1 में और बाल वाटिका कक्षाओं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने बच्चे का खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप कहीं और से भी भरवा रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बच्चे का फॉर्म भर कर दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो देकर दिखाएंगे, एक बच्चे का रियल फॉर्म भर के दिखाएंगे ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि फॉर्म में क्या क्या जानकारियाँ भरनी है और कैसे भरनी है, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म कहीं से अगर भरवा भी रहे हैं तो भी सही तरीके से भरवाएं, और अगर खुद से भर रहे हैं तो भी सही तरीके से भर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको क्लास 1 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आसानी से और सही सही भरना है, ये आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कर लेनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। तो एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, बच्चे के माता या पिता का हो सकता है, जिसमें कि इंडियन सिम कार्ड हो। दोस्तों, अगर आप साइबर कैफ़े वगैरह से भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए, यानी कि बच्चे के माता या पिता का साइबर कैफ़े वाला का नंबर मत दीजिए। अदरवाइज केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से अपडेट्स आती रहती हैं एडमिशन रिलेटेड। अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कॉल किया जाता है, मैसेज किया जाता है, तो फिर वो उनके पास जाता है, मे बी वो इग्नोर कर दें। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, अभी बच्चे के माता या पिता का होना चाहिए, उस पर भी रेगुलर अपडेट्स आते हैं एडमिशन से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों, बच्चे का जो है वो सॉफ्ट कॉपी फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि लेटेस्ट हो, और उसका जो फॉर्मेट है वो फिर जेपीईएनजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए, और उसकी जो साइज है 256 केबी से कम होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, एक सॉफ्ट कॉपी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का भी होना चाहिए, उसकी भी जो साइज होनी चाहिए वो 256 केबी की होनी चाहिए, और वो या तो जेपीईजी फॉर्मेट में रहे या फिर पीएनजी फाइल फॉर्मेट में रहे। उसके बाद दोस्तों, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट यानी कि जितने भी तरह के सर्टिफिकेट एप्लीकेबल हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके सामने होने चाहिए, जिससे देकर आपको वहाँ पर डिटेल्स भरनी होती है, ताकि बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो डिटेल्स वगैरह मिसमैच ना हो। और यहाँ पर एक स्पेशली बताया गया है कि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो उससे संबंधित जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भी डालना होता है, कब जारी हुआ, किसने जारी किया, ये सारी जानकारी वहाँ पर भरनी होती है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास ट्रांसफ़र डिटेल्स होनी चाहिए। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, जिनके नौकरी के आधार पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में एडमिशन लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनको अपने ट्रांसफर्स की डिटेल्स वगैरह भी भरनी होती है। तो इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि किस तरीके से बनेगा, उसको बनवा कर आप पहले से रख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। वो डिटेल्स वहाँ पर भरनी होती है कि पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, और ट्रांसफ़र्स की पूरी डिटेल भरनी होती है, कब कहाँ हुआ, कितने तारीख को हुआ, कितने देर आप कहाँ रुके थे, मतलब कितने टाइम तक आपका कहाँ पर वर्क था, ये सारी जानकारी वहाँ पर भरनी होती है। उसके बाद दोस्तों, अगर बच्चा हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में आता है, यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में आता है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड कैटेगरी में, तो इससे संबंधित भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रमाण पत्र जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड होगा। इसकी भी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट में, जिसका साइज जो है 256 केबी या उससे कम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये तैयार कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस लिख के आएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होते हैं दोस्तों। इन इंस्ट्रक्शंस को आप चाहें तो पढ़ लें, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के आधार पर मैं आपको इस वीडियो का लाइव डेमो देकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कई बार इन इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो है डेमो वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आप डेमो वीडियो हमारा देख लेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, आप अगले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, हालांकि सब फर्स्ट टाइम यूज़र ही होंगे, उनको साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद लॉगिन या साइन इन का ऑप्शन आएगा एडमिशन पोर्टल में। एडमिशन पोर्टल में लॉगिन साइन अप करने के लिए आपको एक लॉगिन कोड लगेगा, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगा। वही लॉगिन कोड का इस्तेमाल करते हुए, डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करते हुए आप एडमिशन पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद फॉर्म को रिव्यू करना है। उसके बाद वहाँ पर डिक्लेरेशन होगा, वहाँ पर चेक मार्क टिक कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट यानी कि उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। तो दोस्तों ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पोर्टल के थ्रू आपको एक बच्चे का लाइव डेमो एप्लीकेशन फॉर्म भर कर दिखाते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैनर जो है डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 7 मार्च 2025 प्रातः 10 बजे से प्रारंभ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 25-26 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए है। तो यहाँ से आपको क्लास 1 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है। पंजीकरण के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको गो टू नेक्स्ट पर उसके बाद दोस्तों फिर गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको सारे स्टेप्स में आपको गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको फिर यहाँ पर टिक करना है और आगे बढ़े प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़े प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो भरनी है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी जानकारी आपको भरनी है वो इंग्लिश में भरनी है। और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन में जो भी जानकारी भरेंगे वो आप सही भरें, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आप भरेंगे उसको सिर्फ एक बार ही भरा जा सकता है। यानी कि आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा उसको जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे का पहला नाम और इस तरीके से मध्य नाम, उपनाम, सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तो चलिए मैं आपके एक बच्चे का आपको भरकर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर नाम जो है एग्जाम्पल लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो है मैं डेमो दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे का नाम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों बच्चे का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है। मिडिल नेम है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो मत लिखिए। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों अगर बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में है तो हाँ पर टिक करेंगे। अगर आप हाँ पर टिक करते हैं तो दोस्तों आपको इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना होता है। अगर आप का बच्चा दिव्यांग श्रेणी में नहीं है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो दोस्तों आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है क्लास 1 में एडमिशन के लिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो बर्थ डेट है वो 1/4/17 से लेके 1/4/2019 के बीच में होना चाहिए। और अगर बच्चा डिफरेंटली एबल कैटेगरी में है तो उसकी जो है वो 1/4/2015 से लेके 1/4/2019 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर 2 साल का जो है अपर एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर चुन लीजिए। तो हम चुनते हैं बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 जून 2018 चुन लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, इस वजह से यहाँ पर आ गई है। अगर मैं 2017 से पहले की डेट ऑफ बर्थ चुनने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि शायद सिस्टम अलाउ ना करे। यहाँ पर देख सकते हैं, बट हम चुनकर देखते हैं एक बार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है कि जो बच्चे की एज है वो क्लास 1 में 6 साल, उसके बाद जो मैक्सिमम है वो 8 साल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एरर आ रहा है यहाँ पर, और बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम नहीं चुन पा रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्लास 1 में एडमिशन के हिसाब से नहीं है तो आपका फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, अगर एप्लीकेबल है तो हाँ, अगर वर्किंग पेरेंट्स है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चा है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा नहीं है, इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल किया। अगर केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं बच्चे के माता पिता तो यहाँ पर वर्किंग पेरेंट लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना है दोस्तों। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर। दोस्तों कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर इनको ब्लर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और जो कैप्चा जैसे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर डाल दीजिए। जो स्मॉल में है स्मॉल में, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में।
उसके बाद दोस्तों सारी जानकारी भरने के बाद आप जो है वो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OTP भेज दिया गया है हमारे मोबाइल नंबर पर, तो हम यहाँ पर OTP डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको कैप्चा जो है वो डालना है, तो हम यहाँ पर फिर से कैप्चा डाल देते हैं। अगर इन केस आपको OTP नहीं मिलता है तो दोस्तों आप यहाँ से एक टाइमर चलता रहता है, टाइमर खत्म होने के बाद आप रीसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हैं। अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि हमको OTP रिसीव हो गया है तो हमने OTP डाल दिया। अगर आपको नहीं रिसीव होता है तो आप यहाँ देखिए रीसेंट OTP का ऑप्शन खुल गया, आप फिर से क्लिक कर कर भेज सकते हैं। और अगर एक ही बार में रिसीव हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर देखा एक मैसेज लिख कर आ गया, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइंड अप। आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण साइन अप कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी, बच्चे का नाम, लॉगिन कोड आ जाएगा, बच्चे की जन्म तिथि आ जाएगी, पंजीकृत मोबाइल नंबर आ जाएगा। और दोस्तों इन्हीं सब डिटेल्स का यूज़ करके आगे हम फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों आप इसको प्रिंट कर सकते हैं यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करके, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक हियर करके पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको प्रिंट आउट करके रख लें ताकि फर्दर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। अब दोस्तों क्लिक हियर पर करके हम लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कोड मांगेगा, लॉगिन कोड हम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद दोस्तों बच्चे की जन्म तिथि हमने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और ये कैप्चा कोड डालना है। दोस्तों मोबाइल नंबर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था वही आप यहाँ पर डाल देंगे। ये कैप्चा कोड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा से दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा, उसको हम डाल सकते हैं। तो इन केस अगर आपको कैप्चा कोड नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है उसको रिफ्रेश करके दोबारा से डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये हमने यहाँ पर भर दिया है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर भी भरकर आप आगे जो है प्रोसीड करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरा हुआ आ जाएगा। पहले से उसमें कुछ जानकारी भरी होंगी और बाकी की जो जानकारी हैं वो आपको आगे भरनी होंगी। आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म भरने का स्टेप 1 आपको यहाँ पर खुलकर आ गया है सामने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। बच्चे का फर्स्ट नेम पहले से भरा हुआ है, बच्चे का मिडिल नेम पहले से, बच्चे का लास्ट नेम सर नेम पहले से भरा हुआ है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पहले से भरी हुई है। ये सब जानकारियाँ रजिस्ट्रेशन से ही फेच कर ली गई हैं और पहले से ही भरी हुई आ रही हैं। यदि केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी के बच्चे हैं तो नॉट अप्लीकेबल हमने किया था, तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिखकर आ रहा है। अगर डिफरेंटली एबल बच्चा है तो यहाँ पर हमने नहीं टिक किया था, नहीं पर टिक किया था, इसलिए नहीं पर ऑलरेडी टिक होकर आ रहा है। और दोस्तों दिव्यांगता का प्रकार यानी कि डिफरेंटली एबल टाइप, यहाँ पर भी ये ऑप्शन बंद है क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं टिक किया है। इसी तरीके से अब बच्चे का जो जेंडर है वो चूज़ करना है। तो बच्चा अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस केस में हम एक बार फीमेल सेलेक्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले जब हम फीमेल सेलेक्ट करते थे तो वहाँ पर एक सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का जो है लिख कर आता था, बनकर आ जाता था, बॉक्स खुलकर आ जाता था। लेकिन इस बार सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा को हटा दिया गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी ऑप्शंस नहीं आता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का। तो इसका मतलब है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस बार जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा को हटा दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर अगर मेल सेलेक्ट करते हैं तो भी कोई अलग से बॉक्स खुल के नहीं आता है। तो बच्चा जो हमारा वो मेल है तो हमने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप, इसमें 3 कैटेगरी हैं। कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, या फिर गरीबी रेखा से नीचे BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दोस्तों जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं पर टिक करेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS या फिर BPL वगैरह पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर। तो आपके सर्टिफिकेट पर एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों कब वो बना हुआ है तो आप यहाँ पर डाल देंगे डेट, जब भी वो बना हुआ है, और किसने इसको जो है बनाया है, जैसे कि तहसीलदार, SDM जो भी बनाया है तो उनका यहाँ पर आपको डिटेल देना होता है। इस तरीके से दोस्तों आपको, अगर आप BPL कैटेगरी
में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट अगर अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेट नंबर उससे देकर भरें। उसके बाद वो कब जारी हुआ है यहाँ पर डेट भरें, उसके बाद उसको किसने जारी किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं जानकारियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चा जो है वो कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं वाला कैटेगरी पर एप्लीकेबल होता है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कास्ट कैटेगरी जाति वर्ग चुनना है। इसमें आपको टोटल 5 ऑप्शंस मिलेंगे: जनरल, ओबीसी क्रीमी, ओबीसी नॉन क्रीमी, एससी एसटी। तो दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के ही होंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर जनरल क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी एससी एसटी सेलेक्ट करते हैं तो इससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम पर देना होता है। तो बच्चा जो है यहाँ पर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर अवेलेबल है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं अवेलेबल है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो हमारे केस में ओ पॉजिटिव हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सारी जानकारी चेक कर लें। अगर सारी जानकारी आपने सही भरी है तो आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसे लिख कर आ जाएगा, डन, योर एप्लीकेशन डेटा हैज़ बीन सेव्ड फॉर यू टू कंटिन्यू फिलिंग द एप्लीकेशन लेटर। मतलब दोस्तों अगर आप सेव करते हुए चलेंगे तो अगर आपने किसी कारणवश जो है एप्लीकेशन यहीं पर बंद कर दिया, आप 4 दिन बाद भी एप्लीकेशन भरेंगे तो आप जहां तक भरे रहेंगे वहां तक आपका एप्लीकेशन भरा हुआ रहेगा। उसके बाद जो है आप आगे की जानकारियां भर सकते हैं, बार बार जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल आ जाती है, जहाँ पर हमको पेरेंट्स की डिटेल भरनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर मदर की डिटेल भरेंगे, उसके बाद फादर की डिटेल भरेंगे। तो मदर की डिटेल के लिए यहाँ पर सर जो टाइटल है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, मिसेज, मिस या फिर लेट। अगर दुर्भाग्यवश बच्चे की मदर का डेथ हो गया तो यहाँ पर हम लेट लगाएंगे, और अदरवाइज मिसेज यहाँ पर टिक करेंगे। तो मिसेज यहाँ पर मदर्स का फुल नेम में यहाँ पर मैंने डेमो लिख दिया है। यहाँ पर जो है मदर का जो भी फुल नेम है आप फुल नेम लिखेंगे, वो इंडियन है या फिर नॉन इंडियन है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द केस बच्चे की माँ जो है वो इंडियन ही होंगी। इसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए। मतलब जो भी आप यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस मदर वाले में भरेंगे वो फादर वाले में ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो दोस्तों अगर मदर और फादर का एड्रेस सेम है तो आप जो है यहाँ इस ऑप्शन पर टिक कर दें ताकि दोनों में एड्रेस ऑटोमेटिक भर जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेम होते हैं, किसी किसी रेयर केस में ऐसा होता है कि बच्चे के माता पिता अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो उस केस में आपको अलग अलग भरना है। और अगर सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी चुनेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेल्स भरती चली जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक भरती चली जा रही हैं जो भी हम यहाँ पर भर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी जो भी आप भरेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होती चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों घर का टेलीफोन नंबर है तो आप भर दीजिए, ये जानकारी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप भरना चाहें तो भरें। बच्चे की मदर का जो नंबर है वो आपको भरना है। उसके बाद ऐसे ही फादर का नंबर जो भी आपको है वो भरना है, और ईमेल आईडी। इस तरीके से ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो आप चाहें तो इसको भरें, नहीं भर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑक्यूपेशन, मदर क्या करती हैं। अगर मदर टीचर हैं, जो भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो आप भरेंगे। अगर हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पर आपको हाउस वाइफ लिखना है। और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हाउस वाइफ हैं तो उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। अगर यहीं पर टीचर होती तो हम लिख सकते हैं जहाँ पर वो टीचर हैं। प्राइवेट स्कूल में है तो प्राइवेट स्कूल डाल सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसी तरीके से अब यहाँ पर फादर की डिटेल आपको बननी है। फादर का नाम यहाँ पर मिस्टर बनना है। अगर फादर की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई तो लेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी फादर का नाम चूज़ करना है, उनकी नेशनलिटी क्या है। और क्योंकि हमने यहाँ पर हाँ टिक किया था तो सारी डिटेल्स वहाँ पर ऑटोमेटिक भर के आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डाल दीजिए। और बच्चे के फादर अगर जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, जो भी करते हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर बच्चे के फादर लाइक पुलिस में हैं तो आपको यहाँ पर पुलिस लिख देना है।
और कहाँ पर है, मान लीजिए वो दिल्ली पुलिस में है, तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है। ये एक डेमो दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपके लिए जो भी एप्लीकेबल हो आप उस हिसाब से लिखें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर से हम एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि डन हो गया है, जो एप्लीकेशन डेटा है वो सेव हो गया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालयों को चुनना है जिनमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय चुनना होगा। अगर आप दूसरा तीसरा नहीं चुनना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक चुनना होगा। तो दोस्तों किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट होते हैं, केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट 1, केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट 2। तो इस केस में अगर आप शिफ्ट 1 इसमें चूज़ करते हैं, शिफ्ट 2 आपको विद्यालय 2 वाले टैब में चुनना होगा, यानी कि दोनों को अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको चुनकर दिखाते हैं किस तरीके से आपको केंद्रीय विद्यालय चुनने हैं। दोस्तों सबसे पहले दिल्ली हमने यहाँ पर स्टेट चुन लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में हैं वो सब आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो शिफ्ट की बात की, यहाँ पर लिखा हुआ है KV RK पुरम सेक्टर 8 शिफ्ट 1, KV RK पुरम सेक्टर 8 शिफ्ट 2, PM श्री KV AGCR कॉलोनी शिफ्ट 1, PM श्री KV AGCR कॉलोनी शिफ्ट 2। तो दोस्तों यहाँ पर दो दो शिफ्ट के जो है वो केंद्रीय विद्यालय हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको चुन लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको चुनते हैं तो इससे संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं कि विद्यालय किस कैटेगरी का है, सिविल या डिफेंस सेक्टर का है तो सिविल सेक्टर का है, दिल्ली रीजन का है और अर्बन एरिया में आता है। आप यहाँ से विद्यालय की जो है वो लोकेशन देख सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है 5 किलोमीटर से कम है या 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों ये अर्बन एरिया का केंद्रीय विद्यालय है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 किलोमीटर का जो है वो रेडियल डिस्टेंस की क्राइटेरिया है। तो दोस्तों ये इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्योंकि ये RTE के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिख कर आ जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE इन दिस स्कूल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिख कर आ जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE इन दिस स्कूल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। तो दोस्तों अगर आप 5 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, अगर नहीं आते हैं तो नीचे वाले पर क्लिक करना है। हालांकि देखो अगर आपका RTE के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, वो बात अलग है कि RTE की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी, अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उनको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी यहाँ पर भरनी होती है। अगर नहीं भी है तो यहाँ पर सबसे लास्ट प्रायोरिटी चुननी होती है। तो अगर आपको इसको भरने में मदद चाहिए तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपना चूज़ करेंगे, जैसे कि बच्चे के माता या पिता कहाँ पर काम करते हैं उस हिसाब से आप चुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बता दिया जाएगा कि जो है वो जो है उनकी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो क्या है। तो जैसे दिल्ली पुलिस में काम करते हैं बच्चे के माता पिता और वहाँ पर अभी सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेवा प्राथमिकता श्रेणी है वो पहली कैटेगरी आ गई। इसी तरीके से अगर बच्चे के माता पिता जो है फैमिली कोर्ट में काम करते हैं और सर्विंग हैं तो यहाँ पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 4 आ गई। इसी तरीके बच्चे के माता पिता एक्स जो है वो नेवी है और यहाँ पर सर्विंग या परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 आ गई। इस तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और यहाँ पर सर्विंग है तो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 आ गई। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स में है और सर्विंग है तो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 आ गई। तो इस तरीके से आपको जो है चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली में जितने जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं लगभग सारे यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो इनसे संबंधित जो है जितने भी आपके जो है डिपार्टमेंट हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिस्टेड हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति जैसे ही डालेंगे तो आपकी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अगर किसी बच्चे के माता पिता काम कर रहे हैं सर्विंग है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड प्रायोरिटी आ गई। तो इस तरीके से प्रायोरिटी आप जो है भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्योंकि दिल्ली पुलिस भरा हुआ है तो मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस ही चुन लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, दिल्ली पुलिस आ रहा था अभी यहाँ पर और यहाँ पर सर्विंग है तो आप देख सकते हैं कि पहली प्रायोरिटी यहाँ पर मिल रही है उनको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अभिभावक में माता पिता का चुनाव करें जिनकी प्राथमिकता श्रेणी या स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो चुनना है जिसके माता या पिता, जैसे कि बच्चे के माता या वर्किंग है या फिर पिता वर्किंग है। तो दोस्तों यहाँ पर मदर फादर या फिर नॉट एप्लीकेबल। तो दोस्तों यहाँ पर मदर या फादर में से किसी एक को चुनना है। तो फादर यहाँ पर जैसे आप चुनेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि वेदर सेलेक्टेड पेरेंट हैज़ ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 ईयर एज ऑन डेट, मतलब कि जो बच्चे के पिता हैं उनका पिछले 7 सालों में
ट्रांसफ़र हुआ है? अगर हाँ हुआ है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं हुआ है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको भरनी है कि कब हुआ, कैसे हुआ, और दोनों ऑफिस के डिस्टेंस में कितनी जो है दूरी थी, और ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। तो ये आप सर्विस सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है उसके आधार पर यहाँ पर भर सकते हैं। और आपने यहाँ पर एक ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरी, अगर नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र एक से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू रो करके सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। तो दोस्तों हमारे केस में बच्चे के माता पिता का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये भरने के बाद आपको ऊपर आना है और सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों डन हो जाएगा और आप ओके कर दीजिए। तो एक केंद्रीय विद्यालय आपने चुन लिया और उसकी सारी डिटेल्स आपने भर दी। अब दोस्तों आते हैं और इसी तरीके से दूसरा केंद्रीय विद्यालय भी चुनते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने एक शिफ्ट 1 चुना था, अब हम शिफ्ट 2 भी चुन सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी जानकारी भी भर ली, और यहाँ पर हमने यहाँ पर ये सब जानकारी भी भर दी, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी वगैरह भी भर दी। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरा भी केंद्रीय विद्यालय चुन लिया है। उसके बाद हम सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि दूसरा भी केंद्रीय विद्यालय हमने यहाँ पर चुन लिया है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आएंगे और तीसरे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे पे फिर हम किसी दूसरे स्टेट का भी केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही स्टेट का चुनें, लेकिन उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दोस्तों हम आपको एक चुन कर दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। दोस्तों जैसे छत्तीसगढ़ में हमने आप यहाँ पर चुन लिया, तो दोस्तों ये अर्बन कैटेगरी का है। इस तरीके से एक मैं आपको ग्रामीण कैटेगरी का चुनकर दिखाता हूँ ताकि आपको जो है आइडिया रहे कि ग्रामीण में अगर है तो किस तरीके से फॉर्म वगैरह वो भरे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट सेक्टर का स्कूल है। तो मैं यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का चुनकर दिखाता हूँ आपको। ये सिविल सेक्टर का है। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश का एक केंद्रीय विद्यालय चुना जिसका नाम है केवी भदोही। ये सिविल कैटेगरी के अंदर, और इसकी जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो यूपी स्टेट है, वाराणसी रीजन में आता है, और ये रूरल कैटेगरी में आता है। दोस्तों हमने यहाँ पर रूरल कैटेगरी इसलिए चुना ताकि आपको ये आरटी वाला दिखा सकें। तो जैसे ही आप रूरल कैटेगरी का केंद्रीय विद्यालय चुनते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया वो बदल जाता है। ये 8 किलोमीटर के बराबर या उससे कम, या फिर 8 किलोमीटर से अधिक यहाँ पर पूछ रहा है। तो अगर 8 किलोमीटर के बराबर है तब आपका जो एडमिशन है वो आरटी कैटेगरी में जाएगा। 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो आरटी कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चूज कर दिया है। अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमको फिर से सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भरनी है। तो अब यहाँ पर हम जो है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इंडियन रेलवे चूज़ किया, सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय पेरेंट, तो यहाँ पर पहली सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आ गई। इस तरीके से हम जो है स्टेट पुलिस चूज़ करते हैं और देख सकते हैं तो इस तरीके से सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 3 आ गई। इस तरीके से आप जो है पीएसयू अगर हम चूज़ करते हैं तो पीएसयू जैसे आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, एडहॉक। दोस्तों बहुत से माता पिता का सवाल होता है हम कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी या फिर एडहॉक एम्प्लॉई हैं तो उनको क्या जो है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी डालनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी ऑटोमेटिक 5 फिल हो जाएगा, और अगर परमानेंट है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पे मदर या फादर चूज़ करना है। अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है पिछले 7 साल में तो यस, नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब तीनों केंद्रीय विद्यालय हमने यहाँ पर चुन लिया है। अब हम यहाँ से सेव एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब हम चौथे स्टेप पर आ गए। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पर पीडीएफ और .jpg फाइल मान्य है। जो पीडीएफ है वो आप जो है जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं या फिर जेपीजी अपलोड कर सकते हैं, और बच्चे का जो फोटो है वो आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसकी जो साइज है 256 KB या फिर उससे कम होनी चाहिए। तो चलिए बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पहले से ही बना के रखा है, तो चलिए हम जो है यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर हमारे पास पहले से है। आप इसको साइज़ वगैरह पहले से बना कर रखें ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों बच्चे का जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है ये भी हम पहले से बना कर रखे हैं और हम अपलोड कर देते हैं। उसके
और दोस्तों आपको अपलोड पर क्लिक करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में। ये डन हो गया, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। और इसी तरीके से आप दूसरा भी अपलोड कर दीजिए, ये भी फाइल अपलोड सक्सेसफुली। दोस्तों आपने जो भी फ़ोटो अपलोड किया है या फिर जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसको आप देखना चाहें तो व्यू बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो अपलोड किया है वो सही से किया है नहीं। उसके बाद दोस्तों तीनों केंद्रीय विद्यालय जिनमें हमने फॉर्म भरा है उनमें एडमिशन के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वो यहाँ पर लिख कर आ गया है। ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि हर केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग जो भी हमने क्लेम किया है उसके हिसाब से सर्टिफिकेट देने होते हैं। तो जैसे KVR के पुरम सेक्टर 8 शिफ्ट 1 में बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी सेलेक्ट किया था तो उससे संबंधित जो है कास्ट सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो देना होता है। तो इसी तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि सेम, और इसी तरीके से इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो दोस्तों ये जानकारी हो गई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला सेक्शन पूरा हुआ। उसके बाद हम सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको कि मैंने सारी जानकारी वगैरह भर ली है, पढ़ ली है, मैंने जो भी भरा है वो सब सही है, और यहाँ पर आपको वो सब देना है, डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेव टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, सेव करके आप प्रीव्यू करेंगे, मतलब एप्लीकेशन को आप अपने चेक करेंगे कि जो भी जानकारी आपने भरी है वो सही भरी है कि नहीं। तो उसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन खुल गया है, आप यहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन को प्रीव्यू करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की सारी जानकारी आप चेक कर लें कि आपने जो भी जानकारियाँ भरी हैं वो सही भरी हैं। भरने से पहले आ जाएगा तीनों केंद्रीय विद्यालय की अलग अलग जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगी। आप सारी जानकारी चेक कर लें, क्योंकि दोस्तों तीनों केंद्रीय विद्यालय में आपके फॉर्म अलग अलग जाएंगे। इस तरीके से सारी जानकारी आपको चेक कर लेनी है, और अगर सब कुछ सही है तो आप इसको फाइनली सबमिशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रीव्यू लेंगे उसके बाद जो है सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से एक बार आपसे फिर से पूछा जाएगा कि आप रियली सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक और OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमको OTP रिसीव हो गया है। अब हम OTP डालते हैं। उसके बाद हम OTP को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। हमारे पास एप्लीकेशन सबमिशन नंबर जनरेट होके आ गया है, और इसको हम प्रिजर्व कर लेंगे, आगे के लिए सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो गया है क्लास 1 में एडमिशन के लिए। अब दोस्तों अगला स्टेप जो होगा वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आप अपने बच्चे के एडमिशन का पहला स्टेप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लॉटरी कराने का। उसके बाद दोस्तों लॉटरी लिस्ट जारी होती है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप जाकर चेक करेंगे कि आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको फर्दर एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें डायरेक्टली आपके मोबाइल पर। दोस्तों आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी चीज़ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट को लगातार एनालाइज कर रहे हैं और आपके कमेंट का जवाब देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।